राजधर्म में हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज राजधर्म में बात कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत की करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के जनादेश के बाद अपना राजधर्म निभाते हुए नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में आतंकी निहत थे और बेबस तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे थे। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इन कायर आतंकियों ने बस पर हमले के लिए कल का ही दिन आखिर क्यों चुना, किसके इशारे पर उन्होंने बस को निशाना बनाया और उनका असली मकसद क्या था। लेकिन उसके पहले इस आतंकी हमले से जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने रियासी जिले में शिवखेड़ी के पास बस को निशाना बनाया था। तीर्थयात्रियों से भरी इस बस पर 40 से 50 राउंड ओपन फायरिंग की गई थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की 5 से ज्यादा टीमें इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चला रही हैं। जंगल के इलाके को घेर कर कॉम्बिंग की जा रही है। एनआईए की टीम जांच में मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको बता दें, आतंकवादियों ने बस के ड्राइवर को अटैक किया, जिसके बाद बस के ड्राइवर का संतुलन खो गया, जिसके चलते गाड़ी जाकर गिर गई खाई में, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मशहूर धाम शिवखोड़ी है। कल यहां काफी संख्या में श्रद्धालु शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ये तीर्थयात्री जब दर्शन के बाद जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बस से कटरा की तरफ रवाना हुए, जैसे ही बस थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि पहले से ही घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अटैक कर दिया। अचानक हुई इस फायरिंग में बस का ड्राइवर संभल नहीं पाया। बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बहुत बड़ी घटना आपको बता दें अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। शिवखोड़ी गुफा से दर्शन पूजन कर सभी श्रद्धालु वैष्णो देवी के दरबार के लिए जा रहे थे। बस में अलग अलग जगहों से आए तीर्थयात्री सफर कर रहे थे, जो दर्शन के बाद कटरा के लिए यहां से रवाना हुए थे। शिवखोड़ी से बस करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ही पहुंची होगी कि घात लगाकर बैठे आतंकियों ने ओपन फायर झोंक दी। कम से कम 40 से 50 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा। ड्राइवर को गोली लगने के बाद जो बस का ड्राइवर था उसका संतुलन बिगड़ गया। बस खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट नीचे जाकर चट्टानों और पेड़ों की मोटी टहनियों में बस फंस गई। हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 33 जख्मी हैं, जिन्हें रियासी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहले ही आतंकियों ने घात लगाया हुआ था इस बस को। ग्राउंड जीरो पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। इंडिया टीवी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। जी आपको दिखा रहा हूं कि गाड़ी का मंजर जो है वो आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से ये गाड़ी जो है वो रोल होते हुए इस पूरी खाई में जाके जो है वो रुकी है। उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इस गाड़ी से जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाला गया। और ये आपको दिखा रहे हैं कि गोलियों के निशान जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलियों के निशान जो है आपको दिखा रहे हैं कि एक गोली जहाँ निशान जहाँ भी है, दूसरी ओर अगर बताएं तो दूसरा निशान गोली का एक बुलेट जहाँ भी लगी हुई है। और सबसे पहले टारगेट जो वो किया गया था वो ड्राइवर को ही किया गया था। ये तकरीबन 150 फीट नीचे गाड़ी जो है वो इस पूरे रोड से आई है। और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये बड़ी बड़ी सी चट्टान जो है वहाँ पे आके ये गाड़ी रुकी है। और स्थानीय लोगों द्वारा इस गाड़ी से जितने भी लोग घायल हुए थे उनको जो है वो बाहर निकाला गया है। आतंकी वारदात के तुरंत बाद फोर्स बल का दस्ता मौके पर पहुंचा। पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों की 5 से ज्यादा टीमें सर्च ऑपरेशन इस वक्त कर रही हैं। जम्मू के रियासी और राजौरी के जंगलों के बड़े हिस्से में कॉम्बिंग कर आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी भी हो रही है। ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर है। फोर्स बल का दस्ता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी स्पॉट पे है जब कल यहाँ पे
आतंकवादियों द्वारा जो है वो कहा जा रहा है कि फायरिंग की गई और ड्राइवर को जो है वो बुलेट लगने के बाद ड्राइवर गाड़ी का नियंत्रण जो है वो खो बैठा और उसके बाद ये गाड़ी आपको दिखा दूं कि नीचे इसी खाई में जाके जो है वो गिरी है। तकरीबन 150 फीट नीचे इस खाई में जो है वो गिरी है और फिलहाल ये वही स्पॉट है। ये आप देख रहे होंगे कि गाड़ी जो बस है वो इसी रास्ते से नीचे गई और उसके बाद यहाँ से जितने भी लोग घायल थे उनको यहाँ से बाहर निकाला गया और उसके बाद जम्मू के नारायणा हॉस्पिटल में जो है वो उनको शिफ्ट करवाया गया। जम्मू कुछ रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी जो लोग हैं वहाँ पे भी उनको शिफ्ट करवाया गया। मगर इस वक्त इस पूरी वारदात के बाद जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी आपको दिखा दूं कि आर्मी के जवान जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जवान CRPF के जवान और उसके साथ साथ आर्मी के जवान जो है वो यहाँ पे पूरे रोड को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। उसके बाद इस जंगल में भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल ये विजुअल जो है वो सीधे रियासी डिस्ट्रिक्ट से आपको जो है वो जहाँ पे शिवधाम शिवखोड़ी का नाम जो है वो कहा जाता है, यहाँ पे ही जब माता वैष्णो देवी के लिए जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं उसके बाद दूसरे धाम जहाँ पे शिवखोड़ी में जाके जो है वो यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। एक प्रसिद्ध स्थान है। और मगर आपको बता दूं कि जिस तरह से ये कल का जो वाक़या जो है वो देखने को मिला है और जिसमें तकरीबन 9 के करीब जो है वो लोगों की जान गई है और 33 के करीब जो है वो लोग काफ़ी इंजर्ड हुए, जिनमें से रियासी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको शिफ्ट करवाया गया। जम्मू के नारायणा हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट करवाया गया। फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। उन लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों ने ये फायर खोला है। जल्द ही जिस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जाए उनकी पहचान जैसे भी होती है तो उनको दबोचा जो है वो जाएगा। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु शामिल हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर की भी मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने थोड़ी देर पहले घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। मनोज सिन्हा ने आतंकियों और उनके आकाओं को साफ साफ पैगाम दे दिया और कहा कि इस हमले के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस और खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, CRPF और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। DGP स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मजदूरों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। इस वक्त आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर इस आतंकी हमले के पीछे की असली वजह क्या है। क्या अमन के दुश्मन लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों की बढ़ती भागीदारी से घबरा गए हैं? आप जरा गौर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव इस बार बेहद कामयाब रहा। इस बार वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे, जिससे आतंकी बौखला गए। साथ ही कश्मीर घाटी में तेजी से हालात भी सुधर रहे हैं। वहां अब अमन चैन है। पत्थरबाजी, हिंसा जैसी जो खबरें हर दिन आती थीं, अब बेहद कम आने लगी हैं और इसीलिए हिंदू श्रद्धालुओं में खौफ पैदा करने के लिए आतंकियों ने इस कायराना वारदात को अंजाम दिया है। हम लोग आप बैठे रहे, शिवखोड़ी से जा रहे थे कटरा के लिए। वह मतलब अचानक एक तो आतंकवादी गोली चलाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग लेट गए
मतलब इनको लेके अपनी वाइफ को, फिर उसके बाद बस खाई में गिर गई, फिर कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। मतलब कैसे करके हम लोग निकले, जब गोली बंद हुई तो कुछ आदमी ऊपर पहुंचा, फिर एम्बुलेंस से लाया गया। बस हम लोग आ रहे थे शिवखोड़ी के दर्शन करते हुए और ये रास्ते में अटैक हुआ, पूरा गोली चली है। हम लोग शिवखोड़ी से वापसी आ रहे थे तो एकदम से टेररिस्ट अटैक हुआ। 2 टेररिस्ट दिखे, एक तो इधर विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उससे अटैक से मिरर लगा था विंडो का, तो मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। फिर उसके बाद फिर मुझे होश नहीं है, कहाँ हॉस्पिटल कौन लेके आया मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं, परेशान हो गई हूँ कल से। बताया कि वो एक्सपायर हो गया। भतीजा है मेरा 21 साल का, सौरभ गुप्ता। कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया। जब सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया है। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। दोनों ही आए थे, वैष्णो देवी के दर्शन कर रहा था, फिर वो शिवखोड़ी गए थे, आते समय हुआ है। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आवें। दर्शन करके जैसे हम वहाँ से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से छूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। उसके बाद फिर कुछ लोग, शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है, शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है, कोई कहाँ के कोई कहाँ के। हम लोग दिल्ली से चलती हुई बस ही नीचे गई, कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही पटाखे की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। हिंदू तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है। दरअसल 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी 15 अप्रैल से चल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक चलेगी, लेकिन उससे पहले इस तरह का हमला आतंकियों के मंसूबे साफ तौर पर जाहिर करता है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं। सर, एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 9 लोगों की शहादत हो गई, उनकी जान चली गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कल जो शाम को अंजाम दी गई। पत्थरबाजी खत्म होने के बाद, हुर्रियत और जमात जैसे संगठनों पर चेक लगाने के बाद, धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान छटपटाया हुआ है और कायरतापूर्ण हमले उसने पहले भी 1-2 बार पुंछ राजौरी में किए गए हैं। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, मोर्चा बांधे हुए है। उनका कहना है कि धारा 370 हटाने का हवाला दिया जाता है, लेकिन पहले जो हमले थे वो कश्मीर में होते थे, अब जम्मू में शहरी इलाकों में होने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि वहाँ की जो खास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं का जो सोच है उसी का परिणाम है, जिसके कारण से आतंकवादी वहाँ पनपते रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कश्मीर बेस्ड पार्टियाँ हो। तो इस शहादत पर भी राजनीति करते हैं और सेना पर सवाल उठाते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, ये गलत है। सुरक्षा बलों के कारण से हम जिंदा हैं, उनको बोलिए कि एक बार अपनी सिक्योरिटी हटा करके देखें, तो फिर आपको पता लगेगा। इन सेना के खिलाफ बोलना या सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलना गलत है। पाकिस्तान से वही लोग कहते हैं कि इनसे बात करिए, क्योंकि वो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अपने भारत के लोगों की चिंता पर उनको आंसू नहीं निकलता। तो जम्मू में बेकसूर तीर्थयात्रियों का खून बहाने वाले आतंकियों का हिसाब जरूर होगा। तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने वाले दहशतगर्द शायद ये भूल गए हैं कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ दिया तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन से ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज शाम 5 बजे मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली और बेहद अहम बैठक हो रही है, लेकिन इस मीटिंग से पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा।
किसे क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन किस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया जाएगा, इसका ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। नरेंद्र मोदी की टीम पूरी तरह से रेडी है। अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार है। विजन 2047 विकसित भारत का है। नरेंद्र मोदी एक दिन भी जाया किए बिना अपने इस मिशन में जुट गए हैं, एक्शन मोड में हैं। आज पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ऑफिस पहुंचे, खटाखट पहला बड़ा फैसला लिया। ये पहला जो फैसला है वो किसानों के लिए है। इससे देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। उनके हाथों में एक रकम भी ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को मंजूरी दी है। किसान निधि की फाइल पर साइन करके 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस रकम से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। पैसे खटाखट किसानों के अकाउंट में पहुंचेंगे। ये तो हुआ मोदी का पहला फैसला। अब दूसरे फैसले के बारे में जानिए। दूसरा फैसला आज वो शाम को ले सकते हैं। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ मकान बनाने को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही इस योजना में मकान बनाने के लिए मिलने वाली मदद को भी 50% बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीबों और सस्ते मकान बनाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में अपने वादों को बार बार याद किया था, बार बार याद दिलाई थी। अब सरकार बनते ही इसे पूरा करने का वक्त भी आ गया है। मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की फाइल पर साइन करने के बाद सोशल मीडिया पर क्या लिखा, अब वो मैं आपको दिखाती हूं। मोदी ने लिखा है कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह पहला ट्वीट किया गया। देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है। तो देखिए, मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग भी होनी है। मोदी की पहली कैबिनेट मीटिंग में कौन कौन होगा, मोदी ने किसे कैबिनेट मंत्री बनाए, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए, कितनों को स्वतंत्र प्रभार मिला, कितने राज्य मंत्री बने, ये सब कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। मोदी 3.0 की टीम कैसी है, अब आप ये देखिए। कल शाम प्रधानमंत्री के साथ 71 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। कैबिनेट मंत्री 30 लोगों को बनाया गया। राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है 5 लोग बने, जिन्होंने 5 नामों ने शपथ ली है। राज्य मंत्री की बात करें तो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो मोदी का ये मंत्रिमंडल है, वो चेहरे भी हमने आपको दिखाए थे। कैबिनेट में 30 लोगों को जगह दी गई है और तमाम वो लोग हैं जो मोदी के साथ पहले से भी राजनीति में जुड़े रहे हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 5, राज्य मंत्री 36 लोग बनाए गए हैं। मोदी के तीसरे टर्म में किसे किसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में कितने नए लोगों को शामिल किया गया, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए। मोदी 3.0 के बड़े चेहरे कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री रहे हैं अमित शाह, नितिन गडकरी देखिए परिवहन मंत्री रहे हैं, जेपी नड्डा को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 2014 में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमण पहले वित्त मंत्रालय संभाल चुकी हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पीयूष गोयल मोदी सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। तो इनमें से अधिकतर वो चेहरे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो पहले भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी मंत्री रहे हैं, ओडिशा से बड़ी जीत दर्ज की है। जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है, बिहार से आते हैं। हम के अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी और इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा वीरेंद्र कुमार को भी शामिल किया गया है। राम मोहन नायडू टीडीएस
के अध्यक्ष के बेहद करीबी माने जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं, प्रहलाद जोशी को भी यहां पर कैबिनेट में जगह मिली है, जुएल ओरांव को जगह मिली है, गिरिराज सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री रहे हैं और एक बार फिर से इन चेहरों पर भरोसा जताया गया है। मोदी सरकार के ये बेहद करीबी चेहरे आप कह सकते हैं जिन पर दांव इस बार लगाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उड्डयन मंत्री रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं। भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर भी लोग इन्हें जानते हैं और बेहद करीबी भी हैं प्रधानमंत्री के। गजेंद्र सिंह शेखावत पहले भी मंत्री रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास रहा है। अन्नपूर्णा देवी भी मंत्री रही, आपको बता दें इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। किरण रिजिजू पहले भी मंत्री रह चुके हैं, इन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस बार कुछ नए चेहरे जो आपको दिख रहे होंगे, सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की होती आई है। 5 सांसद चिराग ने 5 चेहरे उतारे थे और 5 ने जीत दर्ज की है। सीआर पाटिल को भी जगह मिली है, जी किशन रेड्डी, मनसुख मंडाविया, हरदीप पुरी पहले भी मंत्री रहे हैं। तो तमाम ये वो हम आपको नाम दिखा रहे हैं जो 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अब स्वतंत्र प्रभार किसे किसे मिला है आप वो जान लीजिए। राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और जयंत चौधरी, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मोदी के साथ आपको बता दें कल 71 लोगों ने शपथ ली है। सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई थी कि किसे किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये वो चेहरे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा जताया है। अब कहां से कितने मंत्री बने हैं आप वो समझ लीजिए। पंजाब से 1 मंत्री, हरियाणा के खाते में 3 मंत्री, यूपी में 10 मंत्री। हालांकि ये चर्चा जरूर थी कि इस बार यूपी से जो नंबर है वो घट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, ये मैं अलायंस और बीजेपी दोनों का मिला के बता रही हूं। पश्चिम बंगाल 2 मंत्री, छत्तीसगढ़ से सिर्फ 1 मंत्री बनाए गए हैं, तेलंगाना से 2, आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि टीडीपी की भागीदारी बढ़ी है और बीजेपी के बाद एनडीए के अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी है। 3 मंत्री, तमिलनाडु से भी 1 मंत्री, मध्य प्रदेश 5 मंत्री, राजस्थान से 5 मंत्री, गुजरात से 4, दिल्ली से 1, महाराष्ट्र 6, गोवा 1, कर्नाटक 4 और केरल से 2 मंत्री बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी ने क्या कहा है वो सुनिए आप एक बार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। सर, आप शपथ ले चुके हैं, कल प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली, कैसा रहा वो पल आपके लिए कल का? ऐसा मेरे लिए कोई नया बात नहीं है, मगर देश का सेवा करने के लिए जो दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी मुझे मौका दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 2.5 ईयर्स MOS में काम किया हूँ, उसके बाद मैं कैबिनेट मिनिस्टर एलिवेट करके 3 मिनिस्ट्रीज का जिम्मेदारी संभाले, उसके बाद पार्टी का भी काम किया हूँ। मैं इस 5 साल कमिटमेंट के साथ काम किया हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया हूँ। इस आने वाले 5 साल भी मोदी जी के मार्गदर्शन पर हम काम करेंगे। देश के विकास करने लिए, हमारा तेलुगु स्टेट्स विकास करने के लिए, पूरा देश के साथ साथ हमारा स्टेट्स भी हम आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है, लोकसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, जितनी उम्मीद की जा रही थी उस पर खरे उतरे हैं? बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेशन का अनुकूल था, थोड़ा हमारा डबल डिजिट आने का था। फिर भी आज़ाद के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट लड़कर बीजेपी स्वयं 8 सीट जीते हैं और 36% हमारा वोट परसेंटेज शेयर अभी तेलंगाना में आया है। तो मोदी 3.0 में कास्ट कॉम्बिनेशन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया। कल जिन 71 मंत्रियों ने शपथ ली उसमें से ओबीसी वर्ग से 27, सवर्ण से 25, 10 SC और 5 ST के अलावा 4 अल्पसंख्यक भी मंत्री बनाए गए हैं। और आने वाले राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हैं उसे भी ध्यान में रखते हुए कास्ट कॉम्बिनेशन को मंत्रिमंडल में सेट किया गया है। अब मंत्री बनाते हुए हर राज्य और वहां के जातीय क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को ही आप ले लीजिए। यूपी के 9 मंत्रियों में राजपूत, कुर्मी और दलित समुदाय से 2-2 मंत्री बने हैं, जबकि एक लोधी,
एक ब्राह्मण, एक जाट मंत्री को भी जगह दी गई है। अगर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो पश्चिमी यूपी से सबसे ज्यादा 4 मंत्री बने हैं, तो पूर्वांचल से 3 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि शपथ लेने वाले मंत्रियों में अवध यानी कि मध्य क्षेत्र से भी 2 सांसदों को शामिल किया गया है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार तीसरी बार जीतकर आए राजनाथ सिंह के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले ये लिस्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार तीसरी बार जीतने वाले कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह राजपूत समाज से आते हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव जीते हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, उन्हें वरुण गांधी का टिकट काटकर चुनाव लड़ाया गया था। जितिन प्रसाद ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की बात करें तो ये भी राजपूत समाज से आते हैं, उनका संबंध मनकापुर राजघराने से है। महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी को भी शामिल किया गया है, वो कुर्मी समाज से आते हैं। आगरा से चुनाव जीते एसपी बघेल को भी राज्यमंत्री बनाया गया है, बघेल दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा बांसगांव से चुनाव जीते कमलेश पासवान को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। बदायूं के रहने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को भी राज्य मंत्री बनाया गया है, वो लोधी समाज से आते हैं। इसके अलावा यूपी की बड़ी कुर्मी नेता अनुप्रिया पटेल को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं वेस्ट यूपी की बात करें तो बड़े जाट नेता जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के 2 सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल तीसरी टर्म की शपथ जो ली है, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का ये मिशन है। और मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 10 वर्षों में इस देश की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को सुधार कर टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है, और तीसरे टर्म में हम इसको टॉप 3 में लाने का काम हमारी सरकार करेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश के विकास के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, सभी वर्गों को जो काम किया है, और काम करते करते मैं कहूँगा कि 25 करोड़ लोग जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की तो बात हो गई, बिहार से मोदी सरकार में शामिल किए गए मंत्रियों के बारे में अब हम आपको डिटेल से बताएंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसीलिए राज्य में कास्ट कॉम्बिनेशन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी 3.0 में बिहार कास्ट कॉम्बिनेशन, गिरिराज सिंह नित्यानंद राय बीजेपी, सतीश दुबे बीजेपी। अब देखिए कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी समझिएगा, गिरिराज सिंह भूमिहार से आते हैं, नित्यानंद राय बीजेपी के हैं, और देखिए उजियारपुर से सांसद बने हैं, यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतीश दुबे बीजेपी से हैं, राज्यसभा में रहे हैं ये, और ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। राजभूषण चौधरी बीजेपी से हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ललन सिंह की बात करें, जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं, मुंगेर से इन्होंने जीत दर्ज की है, भूमिहार समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर की बात करें, जेडीयू कोटे से इन्हें भी मंत्री बनाया गया है और ये अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। चिराग पासवान की बात करें तो एलजेपीआर रामविलास पासवान वाली एलजेपी से आए हैं, और हाजीपुर से इन्होंने जीत दर्ज की है। पासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी एचएम के प्रमुख हैं और गया से इन्होंने जीत दर्ज की है, इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, महादलित हैं। तो देखिए यहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, निषाद, अति पिछड़ा, पासी, महादलित, यानी कि सभी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका यहाँ पर दिया गया है। अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी नागपुर से जीत कर आए हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के। पीयूष गोयल बीजेपी से मुंबई नॉर्थ से इन्होंने जीत दर्ज की है, वैश्य समाज से आते हैं। मुरलीधर मोहोली की बात करें तो पुणे से इन्होंने जीत दर्ज की है, मराठा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। रक्षा खड़से की बात करें तो पहली बार ये मंत्री बनाई गई हैं और रावेर से जीत कर आई हैं, ओबीसी समाज से आती हैं। इसके अलावा प्रताप राव जाधव की बात करें तो शिंदे वाली शिवसेना से ये थे और बुलडाना से जीत दर्ज की है, मराठा समाज का ये भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रामदास अठावले की बात करें, आरपीआई राज्यसभा में रहे हैं और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे भी कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। अब मोदी कैबिनेट में इस बार मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे की एंट्री हुई है।
विदिशा से सबसे बड़ा चेहरा देखिए शिवराज सिंह चौहान और करीब 8 लाख वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता और लगभग 18.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आते हैं, ओबीसी चेहरा है ये भी। वीरेंद्र खटीक की बात करें, टीकमगढ़ एससी वर्ग से आते हैं। सावित्री ठाकुर की बात करें, धार से हैं, एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गादास उइके की अगर मैं बात करूं, बैतूल से आते हैं और एसटी समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहां पर भी कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं जरा राजस्थान की। अर्जुन राम मेघवाल की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर से जीत कर आए हैं, मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा है, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोधपुर से सांसद बने हैं और अब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र यादव अलवर से सियासी मैदान में उतारा गया था, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और जो बड़े निर्णय होते हैं उसमें भागीदारी इनकी भी होती है। भागीरथ चौधरी की बात करें, अजमेर से जीत कर आए हैं और जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके अलावा अश्विनी वैष्णव की बात करें, राज्यसभा में रहे हैं और ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। आपको अब हम गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए आप पहले। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए क्या मंत्र दिया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मंत्र है, चरे वेती, और उनका एक मंत्र है, हम सब लोग अपने जीवन का प्रत्येक जो है ऊर्जा का प्रत्येक कण और समय का एक एक पल देश के लिए समर्पित होकर के काम करें। हमेशा ही वो सबको हम सबसे इसी तरह से आग्रही रहें, इसी तरह की बात उनसे उन्होंने कही है। तीसरी बार मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला उनकी टीम में काम करने का और तीनों बार वही विचारों की निरंतरता, वही वैचारिक प्रतिमान की निरंतरता मैंने अनुभव की है और जी करके देखा है। 125 दिनों का रोड मैप मांगा गया था, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन मिल सकती, क्या है रोड? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने अपना रोड मैप सबमिट किया है। लेट इट बी क्लियर्ड बाय प्रधानमंत्री जी इन द कैबिनेट, वो होगा उस पर काम। अच्छा, जल शक्ति से एक सवाल ये है कि हर घर जल नल की बात हुई, हमने यूपी में बहुत सारा काम होते हुए देखा। इस योजना का कितना % कवर कर लिया है और कब तक ये संभव? जब काम शुरू किया था देश के 16% घरों तक पानी पहुंचता था, आज देश के 77% घरों तक पानी पहुंचता है। 14 प्रांत 100% हो गए और आने वाले समय में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये हमारा कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी वो खटाखट 1 लाख रुपए देने वाली बात नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम शौचालय बनाएंगे, हम आवास बनाएंगे, हम पानी की नल घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन योजनाओं को घोषित किया, न केवल घोषित किया, धरातल पर उतारा और उतार करके 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके दिखाया। चलिए आगे बढ़ेंगे, झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में बीजेपी ने 14 में से 8 सीटें अपने नाम की, 1 सीट एनडीए के सहयोगी एजेएसयू को मिली है। झारखंड से 2 सांसदों को मोदी सरकार में जगह मिली है। अब वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूं। झारखंड में किसकी हिस्सेदारी है, अन्नपूर्णा देवी को भी यहां पर देखिए हिस्सेदारी दी गई है। कोडरमा से जीत कर आई हैं, यादव समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्हें शपथ कल इन्होंने ली है। संजय सेठ की बात करें, रांची से जीत कर आए हैं और वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें दिया गया है, राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। आगे बढ़ेंगे और अब हरियाणा की बात होगी। हरियाणा की 10 सीटें हैं जहां बीजेपी को उम्मीद के अनुसार थोड़ी कम सीटें मिले, लेकिन पार्टी ने 5 में से 3 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने साथी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और खत्री पंजाबी समाज से आते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुड़गांव से जीत कर आए हैं और मंत्री बने हैं। कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, फरीदाबाद से जीत कर आए हैं, गुर्जर ओबीसी समाज का ये चेहरा है। और हरियाणा के कोटे से आपको बता दें, इन 3 चेहरों को शामिल किया गया है।